गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। और मुंबई की बारिश पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही है। मतलब ये है कि यहाँ पे जो कुछ लोकल ट्रेन जो है वो सबके लिए तो नहीं चल रहा था, अभी लॉकडाउन था इसलिए, पर जो एसेंशियल सर्विसेज के लोकल ट्रेन चल रही थी वो भी हॉल्ट कर दिया गया। सड़कों पर पानी भी आ गया, काफ़ी मतलब जोरदार जो है 2 दिन से पानी गिर रहा है। कि मतलब मुझे लगता है एक आध घंटा भर रुका होगा, फिर वो दोबारा जोरदार रेनफॉल होने लगा और मौसम पूरा बदल चुका है। और बड़ा मतलब अभी फिलहाल तो सुहावना लग रहा है। और अच्छा बात ये है कि लोग जो है पानी गिर रहा है तो लोग घरों के अंदर है, तो थोड़ा सा कोरोना के केसेस जो है वो कम होने लगेंगे इससे। लोगों को नॉर्मली भी ज़रूरत ना हो तो बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो है थोड़े दिन हम सब्र से यदि काम लेंगे ना तो थर्ड वेव का इम्पैक्ट एकदम कम होगा। अदरवाइज़ क्या होगा, जैसे मार्केट सब खुलेंगे फिर से वही लापरवाही वही सब कुछ होगा, तो फिर तीसरा वेव भी आएगा के, और पता नहीं हमको कितने वेव हमको झेलने पड़ेंगे भारत को। तो थोड़ा सा जो है वो हमारे यहाँ पे मैंने देखा है कि हम थोड़ा पेशेंस वाला बिहेवियर रखें ना तो इंडिया बहुत जल्दी हर्ड इम्यूनिटी पर पहुँच सकता है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसे कि मास्क का सही इस्तेमाल करें, सैनिटाइजेशन करें, अपना हाथ मास्क सैनिटाइज करते रहें, अननेसेसरी भीड़ में जाने से बचें, अननेसेसरी गैदरिंग करने से बचें। कि तो वो क्या है, वो चीज़ जो है वो थर्ड वेव को वीक कर सकती है। क्योंकि थर्ड वेव में सबसे बड़ा खतरा है छोटे बच्चों का। अब वो छोटे बच्चों का जो खतरा जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ एक्चुअली। अभी ये देखा गया है कि ये जो म्यूटेंट वायरस है, ये पहली वेव में बच्चे तो अफेक्ट हुए ही नहीं थे, सेकंड में कुछ बच्चे अफेक्ट हुए, अब थर्ड वेव में कहते हैं ज़्यादा बदतर बच्चे अफेक्ट होंगे। कि इसीलिए हम सबको जो है वो बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। ठीक है, खैर ये तो बात किया हमने कोरोना बुलेटिन के ऊपर, हमने बात किया। आज मैं कुछ बड़े इंपॉर्टेंट जो है इश्यूज़ पर बात करूँगा। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों को लगता है कि जो है जैसे अभी हमारा नया बैच शुरू हुआ नीट 2022 के लिए, ठीक है, और 23 के लिए। अब नीट 23 वाले बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो उन्हें केवल 11th का पोर्शन पढ़ना होता है, ठीक है। लेकिन नीट 2022 वाले बच्चे हैं, उनको थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शुरुआत से जो है वो लेक्चर का फ्रिक्वेंसी हायर साइड रखा गया है। उनको लगता है कि अरे सर केवल 4 लेक्चर या 5 लेक्चर दे दो आप, तो उससे हमारा काम चल जाएगा। लेकिन मैं उनको यही बताता हूँ कि देखो बेटा, 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये है कि जो नया बैच शुरू हुआ है वो जून में शुरू हुआ, आपको 1 जून बायोमेंटर्स का सेशन शुरू होता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास जून से लेकर फरवरी तक कोर्स कवर करने के लिए लिमिटेड महीने होते हैं। कि यानी जून का महीना है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के हमारे पास तकरीबन 9 महीना होता है, जिसमें से हम किसी भी सैटरडे संडे को क्लास नहीं ले रहे हैं, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे क्लास ले रहे हैं हम। तो हमने सैटरडे संडे जो है वो आपके बैकलॉग हुआ, कोई दूसरा काम हुआ, रिवीजन करना है आपको, उस सब के लिए हमने एकदम खाली छोड़ा हुआ। इस बार हमने डिसाइड किया है कि देयर इज़ नो एक्स्ट्रा क्लास ऑन सैटरडे और संडे, 2 दिन आपके पूरे खाली होना चाहिए। 5 दिन लेकर जमकर मेहनत करना है और वो शुरू से करना है, ताकि हम जो हमारा कुरिकुलम जो इस बार ट्रेनिंग शेड्यूल है वो बिल्कुल टाइम पर कोर्स आपका पूरा हो और आप अपने आप को प्लान कर सकें। आप बोर्ड का एग्जाम भी होगा, जो भी होगा उसको प्लान कर लें आप। दूसरा इसके अलावा ये है कि आपको रिवीजन का प्रॉपर टाइम मिल पाएगा। क्योंकि देखिए अभी हम जो दिमाग में हमारे बात आती है ना कि सर 6 क्लास करने के बाद सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता है, तो आपको बता दूं मैं, बायोमेंटर्स की हर एक क्लास जो होती है उसमें आपको पढ़ते पढ़ते क्लास के दौरान ही सेल्फ स्टडी की मतलब आपकी स्टडी की नीड वहीं पूरी जाती है। तो इसलिए क्लास को बड़े ध्यान सुनिए। कई बच्चों के दिमाग में एक परसेप्शन है कि क्लास अलग है, हम कुछ अलग पढ़ेंगे, पहले हम क्लास से पढ़ के नोट्स बनाएंगे फिर कुछ हम अलग करेंगे। तो ऐसे नहीं, जरूरत नहीं है उसकी। क्लास में जितना समझ सकते हैं उतना समझिए, क्लास के बाद डीपीएस लगाइए। उसके बाद आपके समय को बचाने के लिए आपको प्रिंटेड नोट्स भी दिए गए हैं, उन नोट्स को ले लीजिए, ठीक है। अब मार्किंग कर लीजिए, जहाँ हिंदी लिखने का मन करे वहाँ हिंदी लिख लीजिए उसका, ठीक है। समय को मैनेज कीजिए। और टाइम मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट होता है। देखो बेटा, सिंपल सी बात है कि ज़िंदगी जो है वो एक रेस के समान है, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है उसमें भी एक बड़ी रेस है, ठीक है। तो इसमें आपको शुरू से लीड लेनी पड़ेगी। शुरू से लीड नहीं लेंगे ना तो बाद में हमको सफ़र करना पड़ेगा। बात इतनी सी है कि रफ्तार के मायने हैं आज की ज़िंदगी में। रफ्तार क्या है आपकी, कितना आप डिलीवर कर पाते उसके मायने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। आपको समय का प्रबंधन करना पड़ेगा, टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपकी क्लासेस जो है वो सुबह 8 बजे से शुरू होती है, और आपको बता दूं मैं कि इस समय जो है क्लासेस मॉर्निंग 8 AM से शुरू होता है, और तकरीबन जो है वो लेक्चर के बीच में गैप भी होता है, आधे घंटे का गैप होता है, जिसमें आप डीपीएस भी लगा चुके होते हो, आपके अपना थोड़ा रिलैक्स कर लिया, अगली क्लास अटेंड कर ली, ठीक है। तो
क्लासेस तकरीबन जो है आपकी जो है वो दोपहर तक जो है क्लासेस पूरी होती है आपकी। उसके बाद फिर आपको जो टाइम मिलता है थोड़ा रिलैक्स कीजिए, उसमें सोचिए दिमाग में कि क्या पढ़ा है आपने। फिर जो इवनिंग का आपका मॉक टेस्ट था उसको दीजिए आप उसको। उसके बाद फिर आपका पूरा समय यानी जो है आपका दोपहर के बाद का जो इवनिंग से लेकर रात तक का पूरा समय आपका खुद का पढ़ने के लिए, ठीक है। मॉर्निंग सुबह 6 बजे उठिए, आप देखिए 2 घंटा रिवाइज करके क्लास पढ़ने बैठिए आपके, खुद आपको मजा आएगा। ये तो मैंने कहा ना कि आपको एक मशीन के समान 1 साल व्यवहार करना पड़ेगा कि पढ़ना है, खाना है, सोना है, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है हमको, ठीक है। फिर कई बच्चों का इशू है कि सर स्कूल्स, तो देखो बेटा ऐसा है, स्कूल्स का जो क्लासेस जो भी है ना उसको फिर आपको मैनेज करना है, क्योंकि ये तो ऑनलाइन है। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, मान लो आप 8 बजे सुबह से देखना नहीं चाहते हैं, आप दोपहर के 3 बजे शुरू करते हैं, तो 3 से शुरू कीजिए। आपको लगता है कि 5 क्लास करनी है तो सैटरडे संडे को क्लासेस को आप एडजस्ट कर लीजिए अपना, ठीक है, कि भाई हम ये वाला नंबर 6 लेक्चर 3 दिन का हम जो है वो सैटरडे के दिन ही देखेंगे और बचा हुए 3 दिन का हम जो है संडे के दिन देखेंगे। तो आप अपना टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन है, तब तक वो आपका ग्रीन टिक नहीं लगेगा। इस बार सिस्टम बड़ा तगड़ा है कि आपने पूरा काम नहीं किया, आपने मतलब बीपीएस सॉल्व नहीं किए, लेक्चर्स पूरे नहीं देखे आपने, मॉक टेस्ट डेली वाला नहीं लगाया आपने, तो आपका ट्रेनिंग शेड्यूल का ग्रीन एरो नहीं लगेगा। वो ग्रीन एरो का मतलब है काम कंप्लीट, टास्क फिनिश्ड, कमांडो ट्रेनिंग के बिल्कुल पुख्ता ट्रेनिंग आपके ऊपर नहीं छोड़ा। इस बार सिस्टम ने अपने ऊपर ले लिया कि भैया काम पूरा करो तो ये हम तुमको ग्रीन टिक देंगे। खैर ये तो बात की हमने जो है वो कि जो नए बच्चे हैं वो उनको थोड़ा एडॉप्ट होने में समय लग रहा है। और कई चीज़ ऐसी भी है बेटा, क्योंकि 10th से 11th में आए एग्जाम नहीं दिया, 11th से 12th में एग्जाम नहीं दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है बेटा, क्योंकि एग्जाम बहुत कुछ डिसिप्लिन सिखाता है हमको। तो अभी आप जो हमारा 9th वाला जो एटीट्यूड है वो उनको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। हमको बिल्कुल ये सोच के चलना पड़ेगा कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है और देश को सबसे अच्छे डॉक्टर मिलने वाले हैं। याद रखिए, ये जो आप काम करते हैं ना उस काम के लिए आपका परसेप्शन क्या है उसका बड़ा मायना होता है। मैंने एक बार पहले कभी बताया था कि 3 मजदूर जो है वो एक इमारत बना रहे होते हैं के, तो पहले मजदूर से वो उसमें ईंटें जोड़ के वो दीवार खड़ी कर रहे होते हैं इमारत की। तो एक मजदूर से कोई पूछता भैया तुम क्या कर रहे हो, बोल रहा है मेरी किस्मत फूटी हुई है, फूटी किस्मत पर मैं रो रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर देखो ईंटें जोड़ने का काम कर रहा हूँ। तो सुनने वाला बोलता हाँ यार बड़ा बुरा हुआ। दूसरे से पूछते भाई क्या कर रहे हो, उसने कहा कुछ नहीं यार जो है वो अपने जीवन यापन के लिए काम मिल गया मेरे को, भगवान की कृपा से काम मिल गया तो ईंट की दीवार खड़ी कर रहा हूँ। मतलब उसने कोई निराशा नहीं किया, लेकिन उसने न्यूट्रल रहा। तीसरे से पूछा कि तुम क्या काम कर रहे हो, उसने कहा अरे आपको पता नहीं है ये एक आलीशान इमारत बन रही है और ये मेरा सौभाग्य कि मैं इस इमारत को बनाने का एक हिस्सा हूँ। देखिए तीनों ईंट की दीवार खड़ा कर रहे थे, तीनों का परसेप्शन अलग अलग था, तीनों का सोचने का तरीका अलग अलग था। तो सोचने के तरीके से बड़ा फर्क पड़ता है। ऑलवेज थिंक, जब आप किताब लेके बैठते हो ना तो ये सोचो अपने बारे में, ये मत देखो कि मैं कैसा दिखता हूँ, कैसी दिखती हूँ, क्या होगा मेरे पास बाद में नहीं निकला तो क्या। नहीं, व्हेन यू हैव बुक इन योर हैंड, ये बात सोचो इस बात को कि देश को सबसे अच्छा डॉक्टर मिलने वाला है। बॉस तू सबसे अच्छा डॉक्टर बन सकता है, बस एक बार लग जा। अब तक जो क्षमता, देखो बेटा कई चीजें ऐसी होती है जो यूज नहीं होती ना, उनका भी बड़ा मूल्य होता है। यदि अब तक अपन ने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया ना, अब इस्तेमाल करेंगे, देखते हैं कौन आगे निकलता अपने से। बस दिमाग में एक जज्बा रखिए कि नहीं मतलब ये जो है देश को सबसे अच्छा डॉक्टर मिलने वाला है, मैं जाने कितने मरीजों की जान बचाऊंगा, जाने कितने लोगों का मैं अच्छा करूंगा, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। दूसरे से पूछो क्यों पढ़ रहे हो, अरे किस्मत फूट गई भैया, एक किसी ने कहा था बायोमेंटर चले जाओ, पढ़ने बैठ गए, अब तो पढ़ा रहे दिमाग सुबह से लेके शाम तक दोपहर तक इतना काम देते हैं, पढ़ना ही पढ़ना पड़ रहा है, ये क्या है। एक काम करता हूँ, इसको छोड़ता हूँ, किसी ऐसी ट्रेन में बैठ जाता हूँ जहाँ पे मैं कहाँ उतरूँ कहाँ जाऊँ कोई मतलब। देखो बेटा ये बिल्कुल अभी ट्रेन से आता है कि ट्रेन के सफर के समान है कि आप जब आप एक्सप्रेस से बैठते हैं, शताब्दी में बैठते हैं, फॉर एग्जांपल शताब्दी एक्सप्रेस में बैठे आप, तो उसका डेस्टिनेशन फिक्स है। यानी भोपाल से दिल्ली का शताब्दी ट्रेन जो जा रहा है ना फिक्स है कि भैया वो झांसी में रुकेगा, नहीं झांसी में नहीं रुकेगा, वो रास्ते में जो है वो जो भी कि अरे वो मथुरा में रुकेगा, ठीक है, आगरा में रुके, ऐसे कुछ पर्टिकुलर स्टेशन है, 3-4 स्टेशन उससे ऊपर नहीं। वो शताब्दी फेमस ट्रेन है, वो एकदम तेज चलती है, ठीक, मतलब शताब्दी एकदम जो है वो तेज चलने वाली ट्रेन है। तो अब कहने का मतलब ये है कि वो सब जगह नहीं रुकेगा, लेकिन आप पैसेंजर में चढ़ जाओ, आप
अभी यहाँ चढ़े, फिर वो अगला स्टेशन आया, फिर रुक गया, क्या हो गया भैया, कुछ नहीं, बाहर निकल के मूंगफली लेके अंदर आ गए, फिर बैठ गए आके, चल रहा है पैसेंजर। उसे मालूम है पैसेंजर को कि हमारे यहाँ जो यात्री बैठे हैं उन्हें कोई समय की चिंता नहीं है, उनको उनके पास खूब टाइम था, तो उन्होंने टाइम पास करने के लिए ट्रेन पकड़ी है, तो उनको पूरा मनोरंजन दिया जाए। उनको जहाँ चाहे वहाँ रुक गए, कोई बाजू से ट्रेन निकली एक्सप्रेस तो भी साढ़े खड़े हो गए, बाजू में खड़े हो गए कि नहीं तू निकल जा, पहले तू निकल जा उसके बाद, ठीक है ना, सलाम साहब, ठीक है। तो वो सलाम साहब वाली कंडीशन पैसेंजर ट्रेन की है। वो रुकते रुकाते मतलब पहुंच गई, तो मतलब पहुंच गई टाइम पे, मतलब बहुत बड़ी बात है पहुंच जाए टाइम पे, तो अवार्ड मिल जाएगा उसको। लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन जब चलती है, शताब्दी हुआ, राजधानी हुआ, तो स्टेशन एकदम चलता है, बिल्कुल जहां जरूरत है वहीं रुकता है, बस गिने चुने स्पॉट है। ऐसा है, तैयारी भी ऐसी होती है कि आप है तो पैसेंजर ट्रेन बन जाइए आपकी, थोड़ा 1 घंटा पड़े, फिर घूम के बाहर आ गए, 2 घंटा पड़े, आज चलो आज के दिन 2 ही घंटा पड़ते, नहीं। जब आप ऐसा करेंगे ना तो मंजिल तक देर से पहुंचेंगे। ये नहीं बोलता मैं कि पहुंचेंगे नहीं, पहुंचेंगे पर देर से पहुंचेंगे। तो डोंट बिहेव लाइक ए पैसेंजर ट्रेन, बिहेव लाइक ए राजधानी, शताब्दी और जापान की बुलेट ट्रेन के समान व्यवहार करो भाई। रुकती कहीं नहीं है, स्टेशन वर्ड दैट, यहां से सीधा वहां, बस बात खत्म, ठीक है। लाइफ इज लाइक दैट, आपको करना पड़ेगा, उसके बगैर कुछ काम नहीं बनेगा बेटा, है ना। इसलिए जो है आपको बता दूं, लोग इतने समय का ऐसा इस्तेमाल करते हैं। जवाहरलाल नेहरू हुए, महात्मा गांधी हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, इनको पकड़ के जेल में डाल दिया अंग्रेजों ने। जब ये बहुत आंदोलन कर रहे थे कि भैया कि ये आजादी ना ये ना वो, तो उठा के जेल में डाल दिया, पॉलिटिकल केसेस है। इन लोग क्या किए मालूम है, इन लोग बोले कि हमको पेन चाहिए, पेपर चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, बाहर चिट्ठी नहीं भेज पाओगे। उन्होंने कहा नहीं, हम कहीं चिट्ठी नहीं भेज रहे हैं, हम अपने तक रखेंगे बस। तो इनको जो है पेन पेपर प्रोवाइड कर दिए। अब पढ़े लिखे लोग थे, ये बैरिस्टर लोग थे, तो अंग्रेज सरकार ने भी जो है इनका लिहाज रखा, चलो ठीक है भैया इनको पेन पेपर दे दो इनको। इन लोगों ने, जवाहरलाल नेहरू ने भारत एक खोज जैसी महान पुस्तक, बहुत अच्छी बुक है, कभी पढ़िएगा, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के, भारत एक खोज जैसी बुक लिख दी उन्होंने। महात्मा गांधी कई किताबें लिखे, कुछ नहीं तो जो उन्होंने गीता जी का भी एक अनुवाद कर दिया, इस बुक का अनुवाद कर दिया। मतलब आप सोचिए कि ये लोग ऐसे थे कि इनको जेल में बंद कर दिया तो किताबें लिखने लगे ये लोग, जेल से बाहर लेके आए तो अंग्रेजों से फिर लड़ने तैयार हो गए ये लोग। मतलब इसे कितने समय का इस्तेमाल करने वाले लोग, मतलब ये वो लोग हैं जिनके पास में, जिनको लगता था कि नहीं भाई हमारी जिंदगी वर्थफुल है, कोई मिनट हमारा खराब नहीं जाना चाहिए। मुझे बहुत चिढ़ होती है ऐसे लोगों से जो समय का वैल्यू नहीं करते, क्योंकि जिंदगी लाइफ किसी, मालूम मैं किसी से मिलने का कभी गया, किसी को मैंने बुलाया था ऑफिस मिलने के लिए, पुरानी बात है, तो आज के आदिकाल में 2019 की बात है ना, वंस अपॉन अ टाइम इन 2019 में कोरोना नहीं था, तो मैंने किसी को मिलने बुलाया, उनसे टाइम सेट हो कि भाई 5 बजे मिलने आएंगे मुझसे वो, और वो मिलने आए 6:30 बजे। बड़े आदमी थे, काम के आदमी थे बहुत। आई रिफ्यूज टू मीट हिम। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि नहीं साहब, आपकी हमारी 3 बार बात हो चुकी थी 5 बजे मिलने के लिए, आपने बोला, मैंने समय निकाला, मैंने अपना टाइम पूरा काम मैनेज किया, और आप 6:30 बजे आते हैं, तो मेरे पास दूसरे काम है वो मैं करूंगा, तो मैं अभी आपसे 5 मिनट के ऊपर आपको नहीं दे पाऊंगा। वो चले गए। बड़े रुष्ट भी हुए कि भाई देखो डॉक्टर साहब तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। मेरे स्टाफ ने कहा कि साहब ये तो, मैंने कहा नहीं, जो आदमी दूसरे के वक्त की कीमत नहीं समझता है ना, वो आदमी दूसरे की कीमत कभी नहीं समझता है। ये आदमी हमारे किसी काम का नहीं है। ये आदमी अपने लिए बहुत बेहतर होगा, वो अपना काम अच्छा कर रहा होगा, लेकिन ये हमारे लिए बेहतर नहीं होगी, इसको हमारे समय की वैल्यू नहीं है। और यदि मैं सेम इसके साथ ऐसा करता तो शायद से ये भी ऐसी करता। इसीलिए जिंदगी वो नहीं होती है जो शादी विवाह के कार्ड में लिखा होता है, 8 बजे से आपके आगमन तक। कार्ड में क्या लिखा होता है? 8 बजे से रात्रि, वो अपना क्या बोलते हैं सुप्रीति भोज, या भगवान जाने क्या लिखते हैं उसमें, ठीक है, कि भैया तो वो इतना वजह से रात्रि 8 बजे से आपके आगमन तक। अब इसका मतलब ये है कि भारत के लोग समझ के, मान लो हम 8 बजे करेक्ट पहुंच जाए, सपोज कि हमको निमंत्रण दिया आपने और हम 8 बजे करेक्ट पहुंच के खड़े हो जाएं, तो हम क्या देखेंगे कि वहां पे तो टेबल लग रही है, टेबल के ऊपर कपड़ा बिछ रहा है, और वो खाली बर्तन रखे हुए, खाना तो भी बन ही रहा है अंदर पे, वो गर्म हो रहा है खाना। मैंने पूछा भैया 8 बजे लिखा था कार्ड में? नहीं वो बारात आएगी, अभी होगा यार 1-8 घंटा, तो शादी विवाह का मामला है, 1-1.5 घंटा तो प्लस माइनस चलता है। क्या तो 7 बजे आके खड़े हो गए तुम 8 बजे? अपने को बड़ा मतलब ऐसा लगेगा ना कि अजीब सा लगेगा आपको, तो आपको पता है भारत में शादी के कार्ड में, मैरिज के कार्ड में लिखा था 8 बजे से आपके आगमन तक, तो इसका मतलब आप 9 साढ़े 9 बजे पहुंचिए, ठीक है। फिर आपके आगमन तक
तो सुबह के 4 बजे मत चले जाइए कि भाई साहब इसमें तो लिखा था आपके आगमन तक, तो आगमन हमारा अभी हुआ है तो हमको दो खाना वाना, तो नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। तो कुछ चीज़ें होती है ना, ठीक है, जो समझ नहीं होती। तो एक्चुअली में लाइफ वैसी नहीं है कि पढ़ने बैठे शाम के 7 बजे से हमारा मन करे तब तक। भाई कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा, कोई डिसिप्लिन में लाइफ को सेट करना पड़ेगा, तो जाकर मंजिल मिलेगी। भाई जिस नाविक को अपनी मंजिल का पता नहीं होता उसके अनुसार कभी हवा भी नहीं बहती है, समझे बात को, ठीक है। इसलिए जो है अपने आप को ट्रैक पर रखिए, अपना दिन प्लान कीजिए, अपने समय का बेहतर इस्तेमाल कीजिए, और बायोमेंटर्स की क्लासेस में क्लासेस के दौरान ही सीखने की कोशिश कीजिए। एंड यू हैव टू लर्न थिंग्स ड्यूरिंग द क्लासेस, बिटवीन द क्लासेस। डोंट थिंक लाइक कि बाद में कुछ करेंगे। मैंने यूपीएससी की क्लासेस जब दिल्ली में मैंने कुछ समय 2 महीने में एक क्रैश कोर्स किया था, के सिद्धार्था है उनके पास में, बहुत अच्छे ज्योग्राफी के टीचर है, वो यही बात बोलते थे, वो डोंट थिंक लाइक दैट कि हम बाद में कुछ करेंगे, क्योंकि यूपीएससी में इतना पढ़ना पड़ता है कि बाद में कुछ नहीं कर पाते हैं आप। जो लिखा रह गया ना कि बाद में ये न्यूज़ पढ़ूंगा, ये कटिंग बातें पढ़ूंगा, वो जिंदगी में कभी नहीं पढ़ पाओगे। ये लिख के दे रहा हूं मैं तुमको, ठीक है। जो करना है अभी करना है, तत्काल करना है, इमीडिएट बेसिस पे करना है, और उसको अभी याद कर लेना है। इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। उस समय एक मेरा परिचित था मतलब उस एक ज़माने में, मतलब मैं क्लासेस में ही जानता था उनको, सुन रखा था नाम उनका, वो शायद मुझे पता नहीं जानते, अकुल सबरवाल, डेंटिस्ट लड़का था, बीडीएस था वो लड़का। पहले अटेम्प्ट में 36 रैंक पे आ गया यूपीएससी में, और पूरा एग्जाम निकाल लिया। मैं हमेशा सोचता था कि तो बीडीएस है, मैं एमबीबीएस हूँ, मैं ऊपर हूँ, ये तो क्या है, तो एमबीबीएस नहीं मिला इसलिए बीडीएस मिला, इसलिए हम यूपीएससी के लिए आ गए, मैं पहले निकलूंगा। लेकिन वो ये क्या था, वो सारी बातें मानता था अपने टीचर। वो टीचर ने बोल दिया कि तुम्हें 2 पेज का आंसर लिख के लाना इस चीज का, और कल सुबह सबसे पहले हम बच्चों के साथ पहुंच जाएगा होमवर्क करके, सर मेरा आंसर देख लीजिए। सर ने आंसर देखा, अपने से पूछा, गीतेन तुम्हारा आंसर कहाँ है? सर वो लिख रहा हूँ, दूंगा शाम को दूंगा। सर मैं थोड़ा सोचता हूँ, आई एम थिंकिंग ए लॉट ऑन दिस इशू। 2 दिनों का सर भी भूल गए, सर को क्या करना है, उनके पास तो बहुत काम है। डब्बा गोल हो गया अपना। ठीक थे, इंटेलिजेंट थे, होशियार थे, काम अच्छा कर, लेकिन तब भी फाइनली स्कोर इतना था ही नहीं कि इंटरव्यू में नंबर थोड़ा भी कम हो तो भी हम जो है वो अंदर हो जाए। लेकिन अकुल सबरवाल फोड़ के आ गया सीधा, पहले ही अटेम्प्ट में फोड़ के आ गया। छोटा उम्र में छोटा बीडीएस किया, क्योंकि वो सारी बातें मानता था। उसको बोल दिया सर ने कि देखो बेटा एंथ्रोपोलॉजी में ये मत पढ़ना, ये वाला हिस्सा पढ़ना, ये बुक का ये हिस्सा रेफर करना, तो वो वही करेगा। अपन होशियार है, हम होशियार आदमी, अरे क्या जानते हैं वेद सर, अरे वेद सर तो बुढ़ा गए, अपन 4 किताबें दूसरी पढ़ेंगे, ज्ञान आके देंगे सर को। सर मैंने पढ़ा है कि वो जर्मा में ऐसा भी होता है, वो किताब में लिखा है ना, वो देखिए आप। सर आप फिर बाहर आके बोलेंगे यार वेद साहब को कुछ आता नहीं है इनको, देखो एक ही किताब पढ़ के बैठे, आदमी बुढ़ा गए। अपने क्या पता है कि अपन अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, कि तो ऐसा मत करो भाई, है ना। देखो ये सब अपने खुद के निजी अनुभव बता रहा हो, तुम मत रिपीट करो, है ना, ठीक है। तो पढ़ाई करो बेटा, मेहनत करो, ऑल द बेस्ट।